हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बताया था। उसके पहले की वीडियो में मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिलेशनशिप बताया था कि जो है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए किस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वेरी करता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती हैं जो हमने आपको बताया था। ठीक है, अब जो है ये वाला जो वीडियो आपका हुक्स लॉ बेसिकली जो है एक हुक एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो है ये चीज बताया था कि किस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, इसके लिए इन्होंने बताया था। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ जो है किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? स्ट्रेस, ये क्या है? स्ट्रेस, और ये क्या है? स्ट्रेन। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेन। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, मतलब अगर हम यहाँ इक्वल टू लिखें तो क्या ऐसा चीज लिखें? ठीक है, तो हुक्स लॉ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। हुक्स ने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने स्ट्रेस लेवल को जो है धीरे धीरे बढ़ाया घटाया, उसके बाद इन्होंने जो है स्ट्रेन को मेजर किया। स्ट्रेन को क्या किया? मेजर किया। मान लीजिए इन्होंने सिग्मा 1 एक स्ट्रेस लगाया जिसकी वैल्यू सिग्मा 1 है, तो देखा जो है स्ट्रेन की वैल्यू E1 है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या है? E1 है। नेक्स्ट जो है इन्होंने स्ट्रेस को चेंज किया सिग्मा 2, फिर देखिए नया स्ट्रेन क्या हो गया? E2। सिग्मा 3 इन्होंने किया, स्ट्रेन क्या हो गया? सिग्मा 3। सिग्मा 4 इन्होंने स्ट्रेस किया तो जो है स्ट्रेन क्या होगा? E4 हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ये सिग्मा 1 E1 है, फिर इन्होंने क्या किया, इसको निकाला, इन्होंने सिग्मा 1 अपान E1 निकाला, फिर सिग्मा 1 2 अपान E2, सिग्मा 3 अपान E3, इन दोनों के रेशियो को इन्होंने देखा। ठीक है, क्या देखा? इनके रेशियो को कैलकुलेट किया। पहले इन्होंने सिग्मा 1 देखा तो उसमें जो है कितना डिफॉर्मेशन या कितना स्ट्रेन आ रहा है वो मेजर किया। दूसरा स्ट्रेस का लेवल चेंज किया, स्ट्रेस को बढ़ाते गए तो क्या हुआ? स्ट्रेन कितना बढ़ गया, और बढ़ाते गए कितना बढ़ गया। ये सब चीज इन्होंने जो है इसको ऑब्जर्वेशन किया, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया और फिर जो है इनका रेशियो इन्होंने निकाला। रेशियो निकाल के इन्होंने देखा कि ये सारे रेशियो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपने स्ट्रेस सिग्मा 1 लगाया है और जो स्ट्रेन E1 है उसका रेशियो, जो आपने स्ट्रेस को जो है चेंज किया है वो स्ट्रेस, तो चेंज जो स्ट्रेन है वो, फिर उसमें और आपने इंक्रीमेंट किया तो दैट स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है? इन्होंने क्या कहा? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को इन्होंने क्या कहा? एक नाम दिया E, और इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा अपान E, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू, इन्होंने वो कांस्टेंट जो है जो यहाँ पे रखना है वो क्या हो जाएगा? E। क्या हो जाएगा? E, जिसको क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये कांस्टेंट तभी तक आया, इन्होंने देखा जब जो है आप जो फोर्स लगा रहे हैं या मटेरियल पे आप जो है स्ट्रेस को जो है इंक्रीज कर रहे हैं, वो कहां तक इंक्रीज करेंगे? इलास्टिक लिमिट तक। कहां तक? अप टू दी इलास्टिक लिमिट। तो ये जो है जो हुक्स लॉ वो जो है एप्लीकेबल है कब तक? अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, अप टू द इलास्टिक लिमिट। क्या है? ये ध्यान रखेंगे, अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ क्या होता है? अप टू द इलास्टिक लिमिट। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट का रिलेशन है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, या ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सेम मैनर में घटेंगे बढ़ेंगे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अलग अलग मटेरियल के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। स्टील्स के लिए 200 गीगापास्कल होती है। स्टील्स के लिए जो है कितनी होती है, 200 गीगापास्कल के करीब होती है। ठीक है, और भी मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, और भी कई सारे मटेरियल हैं जिसके लिए अलग अलग ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये होल्ड्स गुड, मतलब ये तभी तक जो है लागू होगा तब तक अप टू द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये हमने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बहुत बेसिक से समझाया है, बहुत ही बेसिक से समझाया है। फिर भी आप जो है यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, एक बार रिवीजन यहाँ पे कर देता हूँ कि जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमने जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए डायग्राम बनाया था। ठीक है, इस टाइप से डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पे जो लिमिट है, एक था प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, उसके बाद क्या था, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद क्या था, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट जो है प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट में बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होता है जहां तक अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, आप उस पे टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और फोर्स हटाने के बाद, फोर्स जब आप लगाते हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन आता है, और जब आप फोर्स हटा लेते हैं तो दोबारा वो स्ट्रेन गायब हो जाता है। स्ट्रेन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो इस लिमिट को क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट को क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। अब जो है इलास्टिक लिमिट, वो लिमिट पे जो आपने फोर्स लगाया है, उस फोर्स को उस एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है एक स्ट्रेस मिलेगा, जिसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। इसको किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, सिग्मा ई से कहीं कहीं लिखते हैं, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। तो अगर किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट या जो है मटेरियल में इलास्टिक लिमिट आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तब तक जो है क्या होगा, ये जो हुक्स लॉ है वो हम लिख सकते हैं। इसके आगे बियॉन्ड, इसमें जो है इसके आगे जो है हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। हुक्स लॉ नॉट ओबे, नॉट ओबे, नॉट ओबे, नॉट ओबे हुक्स लॉ। ठीक है, इसके बियॉन्ड, इस लाइन के बियॉन्ड हुक्स लॉ जो है मटेरियल में फॉलो नहीं होगा। उसमें डिफॉर्मेशन किसी और तरीके से होगा। उसमें जो है जब हम लगाएंगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो है कांस्टेंट नहीं होगा। किसी पॉइंट पे कुछ और आ जाएगा, किसी पॉइंट पे कुछ और आ जाएगा वैल्यू, है ना, K1 आ जाएगा मान लीजिए, और किसी पॉइंट पे आ जाएगा K2 आ जाएगा, लेकिन इसका रेशियो सेम नहीं आएगा। इसमें K1 की वैल्यू मान लीजिए ये रेशियो आ गया है, ये रेशियो जो है आ गया है 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4.5। तो ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है। कांस्टेंट मतलब ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे रेशियो हमने देखा था बराबर आ गया था, तभी हमने कहा था उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे रेशियो जो है चेंज आ रहा है, बार बार चेंज आएगा, बार बार चेंज आएगा, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं कह पाएंगे, इसको हम कांस्टेंट नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये और ये, इन दोनों में जो रिलेशन है, जो है किस तरीके से रिलेशन में है, ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन में है, कि ये किस और रेट से बढ़ रहा है, या किसी और रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हुक्स लॉ जो है वो अप टू द इलास्टिक लिमिट ही वैलिड होता है, उसके बियॉन्ड नहीं वैलिड होता है। तो जब भी हुक्स लॉ का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, अप टू द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितने भी मेटालिक कंपोनेंट है उन पे जो है इसी जो है हुक्स लॉ को जो है यूज करते हुए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक हुक्स लॉ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हुक्स लॉ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कैसे हम फोर्स लगाएंगे, किस तरह से अब जो है कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंपोनेंट जो है उसमें डिफॉर्मेशन आता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।